किड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ओसी के सेकंड लेक्चर से। हमारा पहला लेसन चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने मैनेजमेंट का मीनिंग देखा, इसके नेचर देखे और इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखे। चलिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड विल स्टार्ट विद सम थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड कि एग्जैक्टली व्हाट आर द थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट और वो थियोरीज को किसने किसने रिप्रेजेंट किया है। लेट्स स्टार्ट विद इट। Management theories are the set of general rules that guide the manager to manage an organization. Yes, मैनेजमेंट की जो थियोरी होती है ये क्या होता है? मैनेजमेंट की जो थियोरी है ये एक बंच है, वी कैन से बहुत सारे आर्ट का, कला गुणों का एक बंच है जिसके थ्रू क्या होता है, मैनेजर को एक सपोर्ट मिलता है, एक हेल्प मिलती है कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल, या वी कैन से हाउ टू अरेंज उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसका पूरा ऑफिस, उसका पूरा एटमॉस्फियर। Various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. Management thinkers such as Frederick Winslow Taylor, Alton Myro, Henry Fayol, etc. have introduced the theories which are based on different approaches. Yes guys, n number of management thinkers are there, पर हमें इनमें से तीन ही के बारे में पढ़ना है, जिसमें से अभी हम पहले के बारे में पढ़ेंगे हेनरी फ्योल, कुछ फेडरिक विंस्लो के हैं, कुछ टेलर के हैं। इन सभी में से हमें क्या देखना है कि कैसे इन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के टैक्ट्स दिखाए हैं, टेक्निक्स दिखाए हैं। ओके, हर किसी की अप्रोचेस, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी फिल किया है ना, आधा पानी भरा है आधा खाली है। कुछ लोग का फोकस जाएगा कि आधा पानी भरा है, कुछ लोगों का फोकस जाएगा या कुछ लोग सोचेंगे कि आधा ग्लास खाली क्यों है। सो द थिंग इज कि एवरी वी कैन से पर्सन इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस। हर किसी के सोचने का नजरिया और तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए देखते हैं कि हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी एग्जैक्टली क्या हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स ने अपने अपने वी कैन से वे ऑफ थिंकिंग या अपनी अपनी अप्रोचेस दी है कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज या हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी, या वी कैन से रूटीन लाइफ सिचुएशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद दैट कि एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल वो क्या सोचते हैं मैनेजमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हेनरी फ्योल 1841 to 1925। चलिए आई विल टॉक अबाउट हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल की ये डेट ऑफ बर्थ है, 1841 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1925 में वो पर्टिकुलर बंदा एक्सपायर हो चुके थे। He was a French mining engineer who turned as leading industrialist and a successful manager. He started his career as a mining engineer in a French mining company and rose to the position to the chief managing director. अगर हम बात करते हैं हेनरी फ्योल की, तो ये एक फ्रेंच की कंपनी में एज अ इंजीनियर काम करते थे और देन आफ्टर उनका प्रोग्रेस होता चला गया, उनकी प्रमोशन होती चली गई एंड बाद में वो बन गए वी कैन से चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। नाउ आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, Henry Fayol proposed 14 principles of management which are explained in his famous book General and Industrial Administration. Due to his contribution in development of managerial thoughts, he is called as father of modern management. अगर हम लोग बात करते हैं हेनरी फ्योल की, तो हेनरी फ्योल जो थे वी कैन से उनका अगर हम लोग वर्किंग बैकग्राउंड देखें तो वो एक फ्रेंच में इंजीनियर थे। उन्होंने अपने वी कैन से पोटेंशियल्स और कैपेबिलिटीज की वजह से क्या किया, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट अचीव कर ली। नेक्स्ट, इन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट नाम से भी जानते हैं, है ना। हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज और वी कैन से कॉल्ड एज father of modern management. Now he gave near about 14 principles. 14 principles about? He gave 14 principles about how to manage your organizations, जो कि उनके एक्सपीरियंस में से ही थे। As I told you कि वो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, तो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जितने भी प्रॉब्लम्स उनके सामने आते थे या जो भी सिचुएशंस उन्होंने फेस की, प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, सिचुएशंस को टैकल किया एंड ऑल,
उन सारी वी कैन से चीज़ों के हिसाब से उन्होंने नियर अबाउट 14 प्रिंसिपल्स बनाए कि कैसे कोई एक बंदा ऑफिस को हैंडल कर सकता है, मैनेजरियल स्किल्स को अपने एनहांस कर सकता है एंड ऑल। चलिए देख लेते हैं वन मोर थिंग। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ऑलराइट, फिर इन द ब्लैंक्स में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज, या वी कैन से नेम ऑफ, टेल मी द नेम ऑफ, वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हेनरी फ्योल के हिसाब से व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल division of work. Now, according to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security, operations, accounting and managerial. It is assigned to employees as per their qualities and capabilities. It helps in improving efficiency and expertise of employees, which ultimately turns into expected productivity level. The first, according to him, the first principle is principle of division of work. Means what happened now, guys? For example, accounts, sales, purchase, technical, production. If we'll take example of any particular organization, okay, so n number of departments are there, such as accounts, sales, purchases, technical and production departments. Now over there we can say they are recruiting, yeah, we can say every organization has to recruit special person over, we can say, in these different departments. Why special person is needed over there, guys? Because उस पर्टिकुलर बंदे को क्या होगा कि हर एक चीज का नॉलेज होता है। बात करते हैं अगर डिवीजन ऑफ वर्क की, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन्स को डिवाइड किया जाता है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेट, सेल्स सेपरेट, परचेज सेपरेट। और क्या किया जाता है, इन डिपार्टमेंट्स में जो हेड रहेगा वो बंदा उस पर्टिकुलर वी कैन से डिपार्टमेंट को लीड करेगा, उस डिपार्टमेंट को गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जितने भी मिस्टेक्स है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर अकाउंट्स हैंडल करने के लिए अकाउंट्स के बहुत ही वेल क्वालिफाइड बंदे को अपॉइंट किया है तो उसमें मिस्टेक्स होने की चांस ही नहीं रह जाती है। आ रहा है समझ में? ये हो जाता है डिवीजन ऑफ वर्क कि पर्टिकुलर वर्क शुड बी असाइन टू केपेबल पर्सन, या जो बंदा उसकी कैपेबिलिटी रखता है। एक बंदे ने अगर वी कैन से पीजी की है कॉमर्स में, तो वही बंदा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, ना कि एक 10th पास वी कैन से बंदा। क्यों एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बंदा ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल करे? बिकॉज उस बंदे में उतने पोटेंशियल्स है, उतनी कैपेबिलिटीज है कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इजीली हैंडल कर सकता है और किसी भी प्रकार की गलती वो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, सो दैट हर एक बंदा अपने हिसाब से वर्क को डिवाइड करे और उसी हिसाब से काम करे। ये तो था मेरा पहला प्रिंसिपल। मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज, इसकी वजह से ये भी हो जाता है कि वी कैन से वर्क तो इजीली डिवाइड हो जाता है और उसके अंदर मिस्टेक्स भी ज़्यादा नहीं निकलती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड responsibility. Let's start ki exactly what is principle of authority and responsibility. Authority is the right to take decisions. It is necessary to get the things done appropriately from subordinates. Authority always comes with responsibilities. If manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be held a responsibility. If he does not complete the work in given time, manager should have proper authorities to take managerial decisions on his own in respect to the goal. बात करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नाउ अथॉरिटी एंड responsibility. Now guys, these two things are interrelated with each other. How? For example, किसी एक बंदे को अथॉरिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है कि आपने, या चार्ज दिया गया है कि विद इन अ मंथ यू हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क एंड ऑल। तो उस
उस पर्टिकुलर बंदे की ये जिम्मेदारी बन जाती है, जॉब बन जाती है, उसके ऊपर ये चीज़ें क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है वो बंदा कि ये काम विद इन अ मंथ उसे कंप्लीट करना ही करना है, बाई हुक और बाई क्रोक। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यह आ जाता है कि अथोराइज्ड बंदा बंदा जैसे कि मैं बात कर लूँ अगर मैनेजर की बात करते हैं, एक सेल्स मैनेजर की, ओके, इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि विद इन अ मंथ उसे फॉर एग्जांपल 100 कार बेचनी है। एक कार का शोरूम की वी कैन से एग्जांपल लेते हैं। एक सेल्स मैनेजर को टारगेट दिया गया है कि इस महीने में आपने 100 कारें सेल करके बतानी है, बेच देनी है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या है कि वो उसके जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है उनकी मदद लेके कैसे विद इन अ मंथ वो 100 कार को बेच दे। यही बन जाता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मूव ऑन टुवर्ड द थर्ड वन गाइस, दैट इज the third one is principle of discipline. Third, according to Fayol, discipline is the most essential thing in the organization. Employees must obey and respect the rules that govern the organization. अगर बात करते हैं डिसिप्लिन की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो गाइज डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म्ड। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि लोगों से काम करवाना है, प्लस दे शुड नॉट वी कैन से गो बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। हर एक कंपनी में कुछ रूल्स होते हैं गाइज, है ना, हर एक कंपनी में कुछ रूल्स होते हैं। इट्स ओके कि मैनेजर को जिम्मेदारी दी थी कि 100 कारें इस मंथ में बेच दे, बट वो कारों को बेचना तो है, लेकिन ऐसे नहीं कि सामने वाले को मारना है, उसे पीटना है, या कंपनी के कुछ रूल्स ब्रेक करके वो टारगेट कंप्लीट करना है। इसीलिए हर एक कंपनी में कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिन्हें फॉलो करना मस्ट होता है। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं हेनरी फ्योल जी के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. This principle helps in managing conflicts and solving disputes among the people in the organization. It also helps in avoiding confusions. Yes, unity of command. Now what happened guys, हर किसी एक बंदे के लिए we can say कंपनी में कोई एक सुपीरियर पर्सन होना चाहिए, या वी कैन से सीनियर बंदा होना चाहिए। अगर हर कोई उठ के रूल्स वी कैन से रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई करेगा, मेरा भी काम सुनो, सबऑर्डिनेट्स का भी सुनो, इसका भी सुनो, उसका भी सुनो, तो the same will arise we can say conflicts, misunderstandings and issues amongst the we can say workers of the organization. इसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रिंसिपल that is your fourth one. कंपनी में एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो इतना कैपेबल हो, इतना वी कैन से उसके अंदर पोटेंशियल्स हो कि वो अपने कमांड्स के थ्रू पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वी कैन से अपने उंगलियों पे नचा सकता है, उनसे काम करवा सकता है एंड ऑल। यही हो जाता है कि हर कोई किसी एक ही सुपीरियर की बात सुनेंगे, और वो बंदा भी कैसा होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो दूसरों से काम करवा के ले सके, हाउ टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स। So this is the fourth principle guys. Move on toward the next, that is your fifth one. Let's see what is the fifth one guys. Principle of unity of direction. Principle of unity of direction. चलिए देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा. This principle states that there should be one head and one plan in every organization. Each group is in the organization should have the same objective, and the group should be directed by one manager using simple single plan. बात करते हैं डायरेक्टर की, या वी कैन से मैनेजर की. कंपनी में एक मेन मैनेजर होना चाहिए, उसके बाद में जितने भी ब्रांचेस रहेंगे सच एज सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन. बात करते हैं कंपनी में इफ टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो इट्स ओके कि एक सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट या वी कैन से एक एकदम कैपेबल बंदा रहेगा जो रहेगा मैनेजर, एंड द सेम पर्सन विल बी हैंडलिंग
sales department, purchase department and production department. Now that is another thing, क्या in sales department एक अलग से manager को recruit किया जाता है to handle only sales transactions. One manager has been appointed in purchase department to manage only purchase transactions और एक रहेगा जो सिर्फ production को head करेगा. बात करते हैं अगर manager की, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स होंगे और इन सभी मैनेजर को एक अकेला मैनेजर हैंडल करेगा, जिसे बोल दिया जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. बात करते हैं अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस की, तो इट्स ओके, इट्स अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बट एन नंबर ऑफ मैनेजर्स आर देयर, बट देन टू एन नंबर ऑफ मैनेजर्स आर देयर, देन टू दे हैव टू हैव अ प्राइम या वी कैन से कॉमन ऑब्जेक्टिव इन देयर माइंड्स कि उन लोगों को क्या करना है. सभी के मन में इट्स ओके कि डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, फिर भी उनके टारगेट्स एक ही होने चाहिए कि हमें कंपनी को प्रोग्रेस करवानी है, टारगेट अचीव करना है, जो भी करना है. बात करते हैं सिक्स्थ वाले प्रिंसिपल की. देखते हैं क्या हो जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, एंड principle of subordination of individual interest to organizational interest. चलिए अब इसमें ये देखना है कि कैसे किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है ऑल. Now, according to this principle, the interest of an individual must be given less importance than the interest of organization. While taking decision in the organization, manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single employee. बात अगर करते हैं we can say interests की या decisions की, while taking decisions guys, as I told you that different departments are there in organization, sales, purchase, production departments. So while taking decisions for the betterment of organization, manager have to listen या we can say manager have to accept the decisions या we can say उन सभी की राय जाननी चाहिए, advices, sales department भी, purchase department भी और production department भी, so that the manager will be able to come to know कि what is good for the company. बात अगर करते हैं प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन की, किसी एक का यहाँ पे डिसीजन वी कैन से इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ग्रुप वी कैन से ग्रुप डिसीजंस को फॉलो किया जाता है. यहाँ पे सभी की इकट्ठे राय कायम की जाती है, सभी के एडवाइजर्स को ग्रुपिज्म्स किया जाता है और उसके बाद कंपनी के बेटरमेंट के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर सेवेंथ वन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. Okay, principle of centralization. Centralization refers to the concentration of powers and authorities. In some organization, this power is vested in one hand or few hands. This situation occurs in small organizations, but if the size of organization is large, then there is a decentralization of the power and authority. बात अगर करते हैं centralization की, तो centralization refers to the concentration, powers and authorities. Yes guys, centralization refers to powers and authorities. If we can say take the example of big organizations, so over there n number of departments are there, that's why they have to divide the divisions, okay, as n number of employees are working in particular organization. ओके तो जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल वी कैन से हेड होता है जो सारे वर्क्स को डिवाइड कर देता है, जिसे हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन, कि अपना वर्क दूसरों मतलब उसको स्प्लिट कर देना है बहुत सारे सेक्शंस में एंड जोन्स में. मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज ओके वन मोर थिंग, सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये भी हो जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, there must be a proper balance between centralization and decentralization in the organization. This is to be done according to the size of the organization, nature of the activity, etc. Centralization वाला जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशंस पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसके हिसाब से
सेंट्रलाइज्ड होना है कि डिसेंट्रलाइज्ड होना है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं हम लोग, विच इज योर 8th वन। लेट मी रब दिस। ऑलराइट, नाउ द 8th वन इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएट remuneration to staff or employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for long span of time within the organization. The fair remuneration affects on the productivity and efficiency level in the total. Yes, remuneration क्या हो जाती है बच्चों? Remuneration हो जाती है salary. Remuneration बन जाते हैं आपके wages. Okay. It's okay कि n number of employees are working in organizations. Whatever work they are, we can say, whatever work they are doing in particular organization, according to that particular work, they should have to get, we can say, fair remuneration against that work done. जो भी काम पर्टिकुलर बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है उसको उसके हिसाब से सही सही पैसे मिलने चाहिए। अगर उसे प्रॉपर पैसे मिल जाते हैं वही एक प्रिंसिपल बन जाता है फेयर रेम्यूनरेशन। बात करते हैं एक मैनेजर की। एक कंपनी में अगर मैनेजर है उसको आप अगर 1000 रुपए टिका दोगे, है ना, उसे सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना एंड ऑल, अगर आप उसे 1000 रुपए दोगे तो वो कंपनी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। वही आप उसे 20,000 रुपए दे दोगे तो वो बहुत मन लगा के काम करेगा, बहुत उसके पोटेंशियल्स उसके एफर्ट्स लगा देगा कंपनी में कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे सैलरीज भी मिल रही है। आइए चेक करते हैं नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल। ये तो था मेरा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। 9th वन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। चलिए, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organizations used to frame large scalar chain which is time consuming. For example, general manager informs the decision to respective functional managers, then functional manager will pass it to supervisors, supervisor will inform to the foreman, and so on according to the level of authority. For avoiding these longer chain and to take speedy decisions, cross communication or direct communication is followed by various organizations, which is known as gangplank. For direct communication, proper permission of authorities is necessary. Yes guys, now we'll talk about scalar chain. क्या होता है in each and every organization? Top, middle and low. 3 types of peoples are working. Now, first top level will, we can say, pass on the message to middle one, then middle one will pass on the same to low level persons, और फिर उसके बाद में काम स्टार्ट होगा। बात अगर करते हैं स्केलर चेन की, स्केलर चेन क्या हो जाती है कि एट अ टाइम टॉप लेवल बात करेगा, वो मिडल भी सुनेगा, लो भी सुनेगा कि इस महीने का हमारा ये टारगेट है, हमें ऐसे अचीव करना है, ये काम करना है एंड सो ऑन। जिसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो टाइम सेव होता है, वर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, और वी कैन से रैपिड स्पीडी डिसीजंस लेने में भी वी कैन से मदद मिल जाती है। चलिए, ये सारे हो गए मेरे प्रिंसिपल्स। हार्डली 4-5 प्रिंसिपल्स आर लेफ्ट, हम उन्हें भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, द 10th वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. This principle is based on a place of everything and place of its place for everything and everything in its place. Human resources and materials should be in the right place at the right time for maximum efficiency. Human resources should be placed at the right place on right job. The principle focuses the proper utilization of physical and human resources. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या आ जाता है बच्चों कि सारी चीजें जितनी भी है वो प्रॉपरली अरेंज्ड करके रखनी चाहिए, सो दैट प्रॉपर इन चीजों को अरेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्स कुछ रहेंगे और कुछ वी कैन से
टेक्निकल रिसोर्सेज भी रहेंगे। इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करना कि कब ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कब टेक्निकल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को प्रॉपरली अगर अरेंज किया जाए तो भी बहुत हद तक ये काम ईजी हो जाता है। यही था हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। बात करते हैं 11th वन की, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Principle of equity. Management should be fair as well as friendly with the subordinates. While dividing the work, delegating the authorities, deciding the monetary terms, etc., there should be any discrimination between the employees. It is also suggested that the remuneration should not depend on the department, excuse me, but at the level on which subordinates are working. The employees working on the same level but in different departments should be paid some wages. This equity will help in avoiding conflicts in the organization. बात अगर करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, यस, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के अंदर क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है मैनेजर, तो ये जो मैनेजर है इसने अपने सबॉर्डिनेट से, इसके सबॉर्डिनेट्स कौन हो जाएंगे, वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड ऑल, इन सभी लोगों से इसने इंसल्टिंग वे में बात नहीं करना चाहिए। अगर ये उनसे इंसल्टिंग वे में बात करेगा तो उन लोगों को थोड़ा सा वी कैन से ऑकवर्ड फील होगा। दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर क्या आ जाता है, एज दे आर वर्किंग इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए या हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये था मेरा नेक्स्ट प्रिंसिपल, कोई किसी से बेइज्जती से या बदतमीजी से बात ना करे तो अच्छा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ stability of tenure. All the time of recruitment of employees, the management should assure them about the stability, tenure or job security. It plays very important role in creating sense of belongingness among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adverse, whereas job security minimizes employees turnover ratio. बात अगर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड टेन्योर की, while taking admission या we can say while joining the organization, मैनेजर ने जो भी एम्प्लॉय को ज्वाइन करवा रहा है उसे ये एश्योरेंस दिलाना है कि कंपनी में आप लॉन्ग पीरियड तक के रहो, आपको पे स्केल्स अच्छी मिलेगी एंड ऑल। जब एक बंदे को वो एक फियर नहीं होता है कि मेरी जॉब बीच में ही कहीं भी लूज हो जाएगी या बीच से ही मेरी जॉब वीकेंड से चली जाएगी, वो बंदे के मन में जब डर लगा रहेगा कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, वो बंदा मन लगा के काम कर ही नहीं पाएगा या कर ही नहीं सकता है। दिस इज अ फियर। ओके, इसीलिए स्टेबिलिटी और टेन्योर की बात अगर उनके सामने की जाए कि आप अगर अच्छे से काम कर लो, आप यहाँ पे बहुत दिन टिक सकते हैं ऑल, तो वो बंदा बहुत ही अच्छे से और मन लगा कर काम करेगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियरिंग to do the work or an innovative way. The freedom to think and work on new ideas encourages employees to take initiative while working on given tasks. This initiative should be welcomed by the managers, including through decisions on those new ideas. It also helps in creating healthy organizational structure. Yes, initiative. मैनेजमेंट के अंदर या वी कैन से ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं या वी कैन से खुद से उनमें काम करने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, सामने से अपने डिसीजंस बताते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट वी कैन से मैनेजमेंट ऐसे लोगों से बहुत खुश होती है और उन्हें रिवॉर्ड्स भी देती है इसके अगेंस्ट। बात करते हैं लास्ट वाला पॉइंट विच इज़ योर 14th वन, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेंट दी कॉप। प्रिंसिपल of aspirate D कॉप्स। अब ये जो वर्ड है एस्पिरेट डी कॉप्स, इसका मतलब हो जाता है बच्चों टीम वर्क, है ना, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करते हुए इजी टीम वर्क। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क क्या हो जाता है। हेनरी फ्योल हैज गिवन एम्फसाइज ऑन टीम वर्क. Aspirate D corps means union as strength.
Running any organization is a group activity, and human resources are valuable assets of the organization. Now, guys, the last one is principle of Esprit de Corps, that is teamwork. As I told you, n number of departments are there, n number of peoples are working in an organization. The thing is, yeah, we can say the success, the growth of every organization is depends upon the teamwork. उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग किस हिसाब से काम करते हैं, कैसे अपने काम को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, या सिचुएशंस को टैकल कर लेते हैं, उसी के ऊपर उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वी कैन से सफलता निर्भर करती है. तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स थे हमारे हेनरी फियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को उन्होंने वी कैन से एज अ मैनेजमेंट थिंकर हमारे सामने प्रेजेंट किया. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.